गाइस यहाँ पर आपका ये एक ऐसा पेपर है, इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर ही आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं ये जो आपका पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है कि कर का भुगतान किस प्रकार की क्रिया है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कि संचालन क्रिया, नेक्स्ट दिया गया है कि वित्तीय क्रिया, इसके बाद अगला ऑप्शन है कि विनियोग प्रक्रिया, एंड इसके बाद यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है कि उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ध्यान रखना, कर का भुगतान किस प्रकार की क्रिया है, वो है एक संचालन क्रिया, यानी फर्स्ट नंबर पर राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श ऋण समता अनुपात माना जाता है 2:1, 2:1, यहाँ पर डबल ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि 9:2, इसके बाद 4 नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिला है 1:1। तो देखिएगा, इस 1:1 आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। 9:2 ये भी आपका रॉन्ग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 2:1। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूंजी संचय को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर गाइस ऑप्शन है चालू दायित्व में, रॉन्ग ऑप्शन है। अंश पूंजी में ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है संचय एवं आधिक्य, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है या फिर राइट है। और नेक्स्ट है कि विविध व्यय, ये ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग है या फिर राइट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संचय एवं आधिक्य और रॉन्ग ऑप्शन विविध आय। चालू अंश पूंजी, चालू दायित्व ये आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है, त्याग अनुपात, लाभ अनुपात, हानि अनुपात या फिर समान अनुपात। तो गाइस समान अनुपात जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। हानि अनुपात जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है लाभ अनुपात, तो लाभ अनुपात आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन और त्याग अनुपात भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा लाभ अनुपात। इसी तरह से नेक्स्ट है कि समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वेतन, सेकंड ऑप्शन कमीशन, थर्ड ऑप्शन पूंजी पर ब्याज, फोर नंबर पर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज सभी राइट है, तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, अधिकार नहीं है पूछा गया है, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके जो क्वेश्चन आज किए जाते हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र। एक शब्द में आपको आंसर देना है, तो वो क्या कहलाएंगे, परिवर्तनशील ऋण पत्र। इसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मिला है कि ख्यात के मूल्यांकन का आधार क्या है। तो ख्यात के मूल्यांकन का आधार क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, एक शब्द में आपको आंसर लिखना है, तो वो है लाभ। अब यहाँ पर हम कुछ जो आपके लॉन्ग में दिए जाते हैं क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो साझेदारी से क्या आशय है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे कि साझेदारी का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संगठनों या संस्थाओं के बीच एक ऐसा संबंध है जहां वे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। संसाधनों, विशेषज्ञता, जोखिम और लाभों को साझा करते हैं। इसके बाद व्यापक अर्थ में आप लिखोगे साझेदारी का अर्थ सहयोग, साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना, संसाधन का साझाकरण, धन, कौशल, ज्ञान और अन्य संसाधनों को साझा करना। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि रिस्क और रिवॉर्ड का साझाकरण, व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि को सभी साझेदार के बीच बांटना। साझेदारी में सभी पक्षों को लाभ होता है। तो क्वेश्चन गाइस हमें यहाँ पर मिला है कि साझेदारी से क्या आशय है।
तो पहले यहाँ पर आपने देखा कि साझेदारी से क्या आशय है, एंड इसके बाद इसका जो व्यापक अर्थ है वो क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी आंसर में थोड़ा यहाँ पर कुछ और भी देखेंगे, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर सच में आप बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, इसमें अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहती हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे साझेदारी के टाइप्स क्या हैं, तो आप हेडिंग डालोगे साझेदारी के प्रकार, और इसमें आप लिखोगे फर्स्ट व्यवसाय साझेदारी। इसमें लिखना है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ हानि साझा करते हैं। गैर लाभकारी साझेदारी में लिखोगे गैर लाभकारी संगठन या संस्थान मिलकर कोई काम करते हैं। राजनीतिक साझेदारी में विभिन्न राजनीतिक दल या संगठन मिलकर कोई लक्ष्य हासिल करने का काम करते हैं। वसूली खाता क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आप लिखोगे फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर दायित्व का भुगतान करने और इससे होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे ही हम वसूली खाता कहते हैं। ठीक है, तो वसूली खाता क्या हो जाएगा कि फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर दायित्व का भुगतान करने और इससे होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे हम वसूली खाता कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आखिर वसूली खाता है क्या। आप लिखोगे कि जब कोई साझेदारी फर्म बंद होती है तो उसकी सभी संपत्तियों को बेचा जाता है और देनदारियों का भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाले लाभ या हानि को जानने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। वसूली खाते के उद्देश्य क्या है, इसमें आप लिखोगे कि संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का लेखा करना, देनदारियों के भुगतान का लेखा करना, वसूली से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण करना। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे वसूली खाता में क्या होता है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। आप लिखोगे संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि, देनदारियों का भुगतान, वसूली, व्यय वसूली पर लाभ या हानि। वसूली खाता कैसे बनता है, तो इसमें आप लिखोगे कि फर्म की सभी संपत्तियों को वसूली खाते में जमा किया जाता है, देनदारियों को वसूली खाते से भुगतान किया जाता है, वसूली से होने वाले लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण। पहले आप लिखोगे एक साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण है, व्यक्तिगत कारण जैसे स्वास्थ्य या परिवार, और दूसरा आप यहाँ पर लिखोगे कि व्यवसायिक कारण जैसे लाभ की कमी या व्यापार में असहमति हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत कारण क्या है और व्यवसायिक कारण क्या है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आप हेडिंग डालोगे व्यक्तिगत कारण। इसमें आपको लिखना है कि सहता साझेदार की स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण वह व्यवसाय से निवृत्त हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी साझेदार को व्यवसाय से निवृत्त होना पड़ सकता है। सेवानिवृत्त साझेदारी की उम्र बढ़ने पर या वह सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, तो व्यक्तिगत कारण। अब व्यवसायिक कारण देखिए, इसमें आप लिखोगे कि लाभ की कमी। यदि साझेदारी में लाभ कम हो रहा हो तो साझेदार निवृत्त हो सकता है। व्यापार में असहमत या विवाद, साझेदार के बीच व्यावसायिक मामलों में मतभेद या विवाद होने पर भी साझेदार निवृत्त हो सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा, इसमें आप लिखोगे यदि व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तो साझेदार निवृत्त हो सकता है। तो फर्स्ट हेडिंग लाभ की कमी, सेकंड हेडिंग यहाँ पर आप क्या डालोगे व्यापार में असहमत या विवाद, और थर्ड हेडिंग में लिखोगे व्यापार में प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। आप हेडिंग डालोगे ऋण पत्र, फिर आप लिखोगे ऋण पत्र एक ऐसा लिखित प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति दर्शाता है, जिसमें ऋण की राशि, ब्याज दर और शोधन की तिथि आदि अंकित होती हैं। यहाँ ऋण पत्र की परिभाषा को और विस्तार से समझाया गया है। आप लिखोगे ऋण पत्र का प्रमाण पत्र।
ऋणपत्र कंपनी द्वारा जनता या किसी अन्य व्यक्ति से लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। कंपनी की स्वीकृत में आप लिखोगे इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा होती है जो ऋण की स्वीकृत का प्रमाण है। ऋण की शर्तें इसमें आप लिखोगे ऋण पत्र में ऋण की राशि, ब्याज दर, ब्याज भुगतान की अवधि जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक, शोधन की तिथि, कब ऋण वापस करना है और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें लिखी होती हैं। ऋणदाता ऋण धारक कंपनी का लेनदार होता है। इसके बाद आप लिखोगे ऋण की वापसी में आपको लिखना है कि ऋण पत्र में यह भी दर्शाया जाता है कि ऋण किस प्रकार और कब वापस किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग ऋण के प्रकार, इसमें आप लिखोगे ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं जैसे परिवर्तनीय ऋण पत्र, इसके बाद आप लिखोगे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, इसके बाद आप लिखोगे सुरक्षित ऋण पत्र और इसके बाद आप लिखोगे असुरक्षित ऋण पत्र आदि। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अवशिष्ट योजना किसे कहते हैं। आप लिखोगे अवशिष्ट योजना किसी व्यवसाय या परियोजना द्वारा उत्पन्न बड़ी मात्रा में अवशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए एक योजना है जिसमें अवशिष्ट के प्रकार, मात्रा और प्रबंधन पद्धति का अनुमान शामिल होता है। पहले आपको ये लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे परिभाषा, इसमें आप लिखोगे अवशिष्ट योजना अवशिष्ट प्रबंधन के लिए एक योजना है जो ये रेखांकित करती है कि किसी व्यवसाय या परियोजना द्वारा, तो क्या लिखोगे किसी व्यवसाय या परियोजना द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट का प्रबंधन और निपटान कैसे किया जाएगा। तो आप परिभाषा हेडिंग डालकर इस तरह से लिखोगे। इसके आगे आपको हेडिंग डाली है अवशिष्ट योजना के घटक। तो अवशिष्ट योजना के घटक हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अवशिष्ट के प्रकार और इसमें आप लिखोगे योजना में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की अवशिष्टों का विवरण होना चाहिए। अवशिष्ट की मात्रा में आप लिखोगे योजना में अवशिष्ट की अनुमानित मात्रा का विवरण होना चाहिए। प्रबंधन पद्धति में आप लिखोगे योजना में अवशिष्ट को इकट्ठा करने, और जो आगे दिया गया था उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। अल्प अभिदान किसे कहते हैं, इसमें आप लिखोगे कि जब कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों की संख्या से कम अंशों के लिए आवेदन आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे अल्प अभिदान या न्यून अभिदान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अल्प अभिदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के मुताबिक ये स्थिति आती है अगर कंपनी को न्यूनतम अभिदान की राशि नहीं मिलती तो उसे आवेदन पर मिली पूरी रकम वापस करनी होती है। न्यूनतम अभिदान वह रकम होती है जिसे कंपनी के कारोबार की ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जनता से जुटाना होता है। और इसके नीचे जो आपको आंसर दिया गया है इसको भी आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर गाइस आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो क्या है, तो उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं और बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे का पेपर देखते हैं। प्रश्न है कि पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कि प्रदत्त पूंजी, नेक्स्ट है निर्गमित पूंजी एंड गाइस नेक्स्ट है याचित पूंजी। इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है अधिकृत पूंजी। आपको बताना है कि पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया जाता है वो कहलाता है प्रदत्त पूंजी। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन आपको मिला है यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा अंशों के अंकित मूल्य, अंशों के याचित मूल्य पर या फिर अंशों के चुकता मूल्य पर। एंड गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है अंशों के निर्गमित मूल्य पर। 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है रॉन्ग ऑप्शन है। 3rd नंबर पर ऑप्शन है अंशों के चुकता मूल्य, ये भी आपका रॉन्ग है। 2nd नंबर पर ऑप्शन है अंशों के याचित मूल्य, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है और फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा अंशों के निर्गमित मूल्य। ठीक है,
इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के स्थित विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूची 3 भाग 1, सेकेंड ऑप्शन है अनुसूची 3 भाग 2, नेक्स्ट है अनुसूची 3 भाग 3 एंड इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है अनुसूची 3 भाग 4। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अनुसूची 3 भाग 1 कंपनी के स्थित विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2000 की अनुसूची में है। ठीक है, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि औसत पूंजी का संबंध है। तो औसत पूंजी का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है विनियोजित पूंजी से, नेक्स्ट है अंशधारियों के कोष से, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि शुद्ध उधार कोष से, और इसके बाद 4 नंबर पर है शुद्ध उधार बिक्री से। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध उधार बिक्री से। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है? AS 3 से, नेक्स्ट AS 9 से, और यहाँ पर 3rd नंबर पर ऑप्शन है AS 6 से, नेक्स्ट है AS 12 से। आपको बताना है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। 4 नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है राइट है या फिर रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है तो फर्स्ट जो ऑप्शन मिला है यही आपका राइट है। अब क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं? तो लिखित समझौते को हम कहते हैं साझेदारी संलेख। ठीक है, एक शब्द में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है तो आप लिखोगे कि साझेदारी संलेख। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जमा शेष। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है? तो कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है? यहाँ पर इसका आंसर एक शब्द में आपको देना है। आप लिखोगे कंपनी रजिस्ट्रार। तो कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के नाम को अनुमोदित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी गाइस क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न कि साझेदारी की 2 विशेषताएं लिखिए। आप लिखोगे साझेदारी की 2 विशेषताएं हैं लाभ और हानि का बंटवारा। साझेदारी का दायित्व, साझेदारी की कुछ और विशेषताएं, फर्स्ट हो जाएगा लाभ और हानि का बंटवारा, साझेदारी का दायित्व। इसके बाद इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। आप लिखोगे कि साझेदारी में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। साझेदारों को लाभ और हानि को बांटने पर सहमत होनी चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक औपचारिक अनुबंध होना चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों की अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि साझेदारी की 2 विशेषताएं। इसके बाद कुछ और भी देखिए। आप लिखोगे कि साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक ठहराव होना चाहिए। साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच एक कारोबार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच लाभ कमाने का ठहराव होना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना है कि साझेदारी में शामिल होने के लिए साझेदारों के बीच लाभ को बांटने का ठहराव होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन आपको दी गई थी उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फर्म से क्या आशय है? आप लिखोगे फर्म का मतलब है कोई संगठित व्यवसाय या इकाई जो आर्थिक गतिविधियों में लगा हो। यह वाणिज्य में एक बुनियादी इकाई है। फर्म के कई प्रकार और आकार हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्म से क्या आशय है? पहले आपको थोड़ा इस तरह से लिखना है कि फर्म का मतलब क्या है और इसके आगे इसका आंसर आप क्या लिखोगे। चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर किस तरह से लिखोगे फर्म का मतलब है
और जो लाइनें दी गई इसके बाद आप लिखोगे फॉर्म में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री होती है। फॉर्म की संपत्ति में सभी संपत्ति अधिकार और व्यापार की साख शामिल होती है। साझेदारी फॉर्म में हिस्सेदारी रखने वाले साझेदार दूसरे साझेदारों की सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को अपना हिस्सा नहीं बेच सकते। फॉर्म का वितरण उस फॉर्म के सामान्य व्यवसाय पर समापन होता है। फॉर्म के वितरण के बाद सभी परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के मुताबिक सभी साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को फॉर्म का विघटन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म से क्या आशय है, फर्स्ट आपको वहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालनी है कि फॉर्म का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी सल्लेख का क्या अर्थ है। आप लिखोगे साझेदारी सल्लेख, जिसे साझेदारी समझौता भी कहते हैं, एक कानूनी दस्तावेज है जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी के संबंध को स्थापित करता है, जिसमें साझेदारी के अधिकार, कर्तव्य, लाभ, हानि का विभाजन और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें शामिल होती हैं। इसका व्यापक अर्थ क्या है, चलेगा उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है कि साझेदारी सल्लेख का क्या अर्थ है। तो साझेदारी सल्लेख वहाँ पर आप हेडिंग डालोगी और इसका अर्थ क्या है, पहले ये जो यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं इनको लिखना है। व्यापक अर्थ में फर्स्ट हेडिंग डालोगे साझेदार का आधार, इसमें आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख साझेदारी के गठन का आधार होता है, जिसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित शर्तों का उल्लेख होता है। साझेदारों के बीच संबंध, यह दस्तावेज साझेदारों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करता है, जिसमें उनके योगदान, लाभ और हानि के वितरण के नियम शामिल होते हैं। अधिकार और कर्तव्य, साझेदारी सल्लेख साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करता है, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में मार्गदर्शन मिलता है। कानूनी दस्तावेज, यह एक, और इसके आगे जो दिया गया उसको आपको लिखना है। साझेदारी का नाम, उद्देश्य, लाभ, हानि का वितरण, इसमें साझेदारी का नाम, साझेदारों के नाम, साझेदारी का उद्देश्य, लाभ और हानि का वितरण और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक कोष से क्या आशय है। आप लिखोगे आंतरिक कोष का मतलब है किसी संगठन या व्यवसाय के अंदर से आने वाला धन या संसाधन। आंतरिक कोष को वित्त का आंतरिक स्रोत भी कहा जाता है। आंतरिक कोष के कुछ उदाहरण है आंतरिक सुरक्षा कोष, आंतरिक सेवा निधि, एंटरप्राइज फंड। तो आंतरिक कोष से क्या आशय है, पहले आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पर इस तरह से लिख कर आना है। ठीक है, अब इसके आगे इसमें आप क्या लिखोगे, चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप यही डालोगे कि आंतरिक कोष का मतलब। इसके आगे आप लिखोगे आंतरिक सुरक्षा कोष का इस्तेमाल आतंकवाद, अपराध और साइबर अपराध से निपटने में किया जाता है। आंतरिक सेवा निधि का इस्तेमाल सरकार के विभागों के बीच लागत प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इंटरप्राइज फंड का इस्तेमाल किसी व्यावसायिक उद्यम के संचालन में किया जाता है। क्लियर। तो आंतरिक कोष से क्या आशय है इसको भी आपने देख लिया और इसमें कुछ और भी थोड़ा आंसर आपने यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के देख लिया। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। ऐसा कौन सा आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरी बुक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें थोड़ा और देख लीजिए। आप लोगों के वित्त के स्रोत 2 तरह के होते हैं। आंतरिक जैसे व्यवसाय के अंदर से, व्यवसाय के बाहर से। वित्त के स्रोतों में ये चीज़ें शामिल हैं, अल्पकालिक कार्यशील पूंजी, अचल संपत्तियां, दीर्घ अवधि में अन्य निवेश। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आंतरिक कोष से क्या आशय है और इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वसूली खाते से क्या आशय है। आप लिखोगे वसूली खाता एक ऐसा खाता है जो किसी साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान परिसंपत्तियों को बेचकर और देनदारियों का भुगतान करके होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए
बनाया जाता है। ठीक है, वसूली खाता क्या है? एक ऐसा खाता है जो कि किसी साझेदारी फर्म के वितरण के दौरान परिसंपत्तियों को बेचकर और देनदारियों का भुगतान करके होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। पहले आपको ये 2-3 लाइनें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में लिख देनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद वसूली खाते से क्या आशय है, इसके आगे आप क्या लिखोगे? तो चलिए गाइस उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपको हेडिंग डालिए कि वसूली खाता क्या है, और इसमें आप लिखोगे यह एक नाममात्र खाता है जो फर्म के विघटन के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वसूली खाते से क्या आशय है आपने देखा। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वसूली खाता क्या है। वसूली खाता क्या है ये हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें ये 2-3 लाइनें लिखनी है। इसके बाद हेडिंग डालोगे यह क्यों बनाया जाता है, इसमें आप लिखोगे इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान पर लाभ या हानि का पता लगाना है। वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान पर लाभ या हानि का। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे कैसे काम करता है। इसमें आप लिखोगे कि फर्म की सभी परिसंपत्तियों यानी रोकड़ और बैंक को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। सभी वाहन देनदारियों को भी उनके पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। परिसंपत्तियों की बिक्री और देनदारियों के भुगतान से संबंधित सभी लेन देन को वसूली खाते में दर्ज किया जाता है। अंत में वसूली खाते का शेष लाभ या हानि, तो जो नीचे आपको दिया गया था वो भी आपको गाइस पढ़ लेना है। ठीक है, न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं, आप लिखोगे कंपनी द्वारा जनता से शेयर जारी करने के लिए जो न्यूनतम राशि हासिल करनी होती है उसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं। कंपनी अधिनियम के मुताबिक न्यूनतम अभिदान की रकम कुल निर्गमन का 90% तय की गई है। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती तो कंपनी को आवेदन पर मिली पूरी रकम वापस करनी होती है। ठीक है, तो न्यूनतम अभिदान हम किसे कहते हैं, पहले आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। इतना लिखने के बाद कुछ और भी यहाँ पर आगे देख लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी द्वारा जनता से शेयर जारी करने के लिए जो न्यूनतम राशि हासिल होती है उसे हम न्यूनतम अभिदान कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे जब कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या से कम शेयरों के लिए आवेदन आता है तो इसे न्यून अभिदान या अल्प अभिदान कहते हैं। कंपनी को बंद होने की तारीख तक पूरे इशू से बाहर निकलने के लिए न्यूनतम संख्या में शेयरों की ज़रूरत होती है, इसे न्यूनतम सदस्यता कहते हैं। कंपनी द्वारा जनता को शेयर जारी करने के लिए जब आवेदन राशि तय की जाती है तो इसे सीमा अंतर नियम के प्रावधानों के मुताबिक तय किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि कंपनी द्वारा जनता को शेयर जारी करने के लिए जब आवेदन राशि तय की जाती है तो समान श्रेणी के सभी शेयरों पर मांग को एक समान आधार पर तय किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं, तो इसको आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालोगे अधिकृत पूंजी, इसमें आप लिखोगे कि कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को जारी किए जाने वाले शेयरों की अधिकतम राशि को दर्शाती है जिसे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अधिकृत पूंजी हम किसे कहते हैं, पहले आपको इसमें ये यहाँ पर जो 2 लाइनें दी गई हैं इस तरह से इसका आंसर वहाँ पर लिखना है। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं, इसके आगे इसमें आप क्या लिखोगे, चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, हेडिंग डाली है अधिकृत पूंजी और उसमें जो दिया गया वो लिखना है। परिभाषा एक देखिए, व्यवस्थित परिभाषा में आप लिखोगे कि अधिकृत पूंजी कंपनी की पंजीकृत या नाम मात्र पूंजी होती है जो शेयर पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसे कंपनी अपने संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार जारी कर सकती है। सीमा हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि यह कंपनी के लिए
शेयरों के जारी करने की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, जिसे कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिभाषित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया था कि अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। तो अधिकृत पूंजी क्या है, पहले उसको आपने देख लिया। उसके बाद अधिकृत पूंजी की एक व्यवस्थित परिभाषा क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं, इन पर भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं आपको क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। सच में अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है कि अंशों के समर्पण से क्या आशय है। आप लिखोगे अंशों के समर्पण का आशय यह है कि शेयर धारक अपनी इच्छा से कंपनी को अपने शेयर वापस कर देता है, जिससे शेयर रद्द हो जाते हैं। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जबकि अंशों की हरण कंपनी द्वारा की जाती है अगर शेयर धारक भुगतान में चूक जाता है। और इसके आगे आप क्या लिखोगे, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो पहले आपको अंशों के समर्पण से क्या आशय है, पहले आपको यहाँ पर जो 2-4 लाइनें दी गई आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे अंशों के समर्पण और इसमें आप लिखोगे जब कोई शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी को स्वेच्छा से कंपनी को वापस कर देता है तो इसे अंशों का समर्पण कहते हैं। स्वैच्छिक प्रक्रिया में आप लिखोगे यह शेयर धारक की इच्छा पर निर्भर होता है और कंपनी को शेयर वापस करने का निर्णय शेयर धारक द्वारा क्या लिखोगे, और कंपनी को शेयर वापस करने का निर्णय शेयर धारक द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो अंशों के समर्पण से क्या आशय है, तो अंशों का समर्पण क्या है इसको आपने देखा। शेयरों का रद्द होना, इसमें आप लिखोगे कि समर्पण के परिणाम स्वरूप शेयर धारक के शेयर रद्द कर दिए जाते हैं। अंशों के हरण, अगर कोई शेयर धारक कंपनी को शेयरों के लिए निर्धारित भुगतान नहीं करता है तो कंपनी कानूनी रूप से शेयर धारक से शेयर वापस ले सकती है, जिसे अंशों का हरण या अंशों की हरण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अंशों के समर्पण से क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपने विस्तृत में देखा। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करेंगे, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर बताइए। तो चालू अनुपात में आप लिखोगे पहले आप लिखोगे चालू अनुपात और तरल अनुपात दोनों ही कंपनी की तरलता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। चालू अनुपात में सभी चालू संपत्तियां शामिल होती हैं, जबकि तरल अनुपात में केवल तरल संपत्तियां जैसे नकदी, बैंक बैलेंस और जल्दी से। इसके बाद यहाँ पर गाइस आप हेडिंग डालोगे चालू अनुपात तरल अनुपात और इसकी परिभाषा देख लीजिए। आप लिखोगे किसी कंपनी की चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के बीच का अनुपात किसी कंपनी की तरल परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के बीच का अनुपात। शामिल संपत्ति सभी चालू संपत्ति, इन्वेंट्री, प्राप्य खाते, नकदी आदि। केवल तरल संपत्ति, नकदी, बैंक बैलेंस और जल्दी से नकदी में बदले जा सकने वाले निवेश। तरलता का आंकलन, इसमें आप लिखोगे कि किस कंपनी की अल्पकालिक दायित्व को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट आप चालू अनुपात और तरल अनुपात हेडिंग डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परिभाषा किस तरह से लिखनी है उसको आपने देख लिया। अब निष्कर्ष में आप लिखोगे कि चालू अनुपात तरलता का एक व्यापक माप है, जबकि तरल अनुपात तरलता का एक अधिक रूढ़िवादी माप है। तरल अनुपात चालू अनुपात की तुलना में कंपनी की तत्काल वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। किसी कंपनी की तरलता स्थिति का मूल्यांकन करते समय दोनों अनुपातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसको यहाँ पर आपने देख लिया। अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि
चालू अनुपात तरलता का एक व्यापक माप है, जबकि तरल अनुपात तरलता का एक अधिक रूढ़वादी माप है। और तरल अनुपात चालू अनुपात की तुलना में कंपनी की तत्काल वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैर रोकड़ मदें क्या हैं। आप लिखोगे कि गैर रोकड़ मदें वे आय या व्यय होते हैं जो नकदी के आवागमन को प्रभावित नहीं करते, जैसे कि ह्रास या अमूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास। इसके बाद आप लिखोगे लेकिन फिर भी वे लाभ हानि खाते में शामिल होते हैं। तो गैर रोकड़ मदें क्या है, क्या लिखना है पहले कि गैर रोकड़ मदें वे आय या व्यय होते हैं जो नकदी के आवागमन को प्रभावित नहीं करते, जैसे कि ह्रास या अमूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास, लेकिन फिर भी वे लाभ हानि खाते में शामिल होते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे कि रोकड़ मदें क्या हैं। आप लिखोगे ये वे मदें हैं जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करती है, लेकिन वे नकदी के वास्तविक प्रभाव को प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए ह्रास एक गैर रोकड़ व्यय है क्योंकि कंपनी को वास्तव में नकदी खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी यह संपत्ति के मूल्य में कमी को दर्शाता है। आपूर्ति संपत्ति का मूल्यह्रास भी एक गैर रोकड़ व्यय है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अन्य गैर रोकड़ मदों में प्रावधान और अस्थगित कर शामिल है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है रोकड़ मदों का महत्व। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे रोकड़ मदों का महत्व, और इसमें आप लिखोगे कि गैर रोकड़ मदों को लाभ हानि खाते में शामिल करना आवश्यक है क्योंकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाते हैं। वे कंपनी के वास्तविक लाभ या हानि को दर्शाने में मदद करती है। वे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करते हैं। तो रोकड़ मदों का महत्व हेडिंग डालकर आप क्या लिखोगे कि गैर रोकड़ मदों को लाभ हानि खाते में शामिल करना आवश्यक है क्योंकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाते हैं। वे कंपनी के वास्तविक लाभ या हानि को दर्शाने में मदद करती है। वे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करते हैं। रोकड़ मदों के उदाहरण क्या है उनको भी देख लीजिए। तो रोकड़ मदों के उदाहरण में आप लिखोगे फर्स्ट ह्रास, नेक्स्ट आप लिखोगे अमूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको ये लिखना है प्रावधान, और प्रावधान लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखना है अस्थगित कर। तो रोकड़ मदों के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसी क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे गैर रोकड़ मदों का रोकड़ प्रवाह विवरण पर प्रभाव। आप लिखोगे गैर रोकड़ मदों का रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे नकदी के वास्तविक प्रवाह को प्रभावित नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें रोकड़ प्रवाह विवरण में जोड़ा या घटाया जा सकता है ताकि कंपनी के वास्तविक नकदी प्रवाह को दिखाया जा सके। और इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि उदाहरण के लिए ह्रास को रोकड़ प्रवाह विवरण, आप लिखोगे उदाहरण के लिए ह्रास को रोकड़ प्रवाह विवरण में जोड़ा जाता है क्योंकि यह एक गैर रोकड़ व्यय है जो कंपनी के लाभ को कम करता है लेकिन नकदी को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो पहला प्रश्न है कि साझेदारी संलेख के भाव में लागू होने वाले नियमों का वर्णन कीजिए। तो गाइस आप लिखोगे कि साझेदारी संलेख, पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर आप लिखोगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कुछ नियम लागू होते हैं, जैसे कि लाभ हानि का समान रूप से विभाजन, पूंजी पर ब्याज का अभाव और साझेदारों को वेतन या पारिश्रमिक ना मिलना। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि साझेदारी संलेख के भाव में लागू होने वाले नियमों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ हानि का विभाजन, हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि साझेदार लाभ या हानि को समान रूप से साझा करने के हकदार होते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी पूंजी
निवेश की हो। पूंजी पर ब्याज हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। और वेतन या पारिश्रमिक हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि फर्म के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी साझेदार को वेतन या कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी यही गया था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आहरण पर ब्याज। आप लिखोगे आहरण पर ब्याज दे नहीं होता। ऋण पर ब्याज में आप लिखोगे यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज हेडिंग डालोगे तो क्या लिखना है इसमें कि आहरण पर ब्याज दे नहीं होता है। और ऋण पर ब्याज जब हेडिंग डालोगे तो उसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप लिखोगे कि साझेदारों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की रूपरेखा, साझेदारी की विशेषताओं के संचालन में भागीदारी और कंपनी के सभी अभिलेखों तक पहुंच प्रत्येक साझेदार का अधिकार है। विवाद समाधान में आप लिखोगे कि साझेदारों के बीच विवाद के समाधान की प्रक्रिया साझेदारी सल्लेख का क्या लिखना है आपको कि साझेदारी के बीच विवाद के समाधान की प्रक्रिया साझेदारी सल्लेख का भाग नहीं हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी सल्लेख में उल्लेखित 4 बिंदुओं को समझाइए। आप लिखोगे साझेदारी सल्लेख, इसके बाद आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख में व्यवसाय के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है, जिनमें से 4 मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, लाभ हानि का विभाजन, और नेक्स्ट आप लिखोगे कि पूंजी पर ब्याज और साझेदार का वेतन यानी कमीशन। ठीक है, पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब गाइस यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके आगे आप क्या लिखोगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है साझेदारी सल्लेख। हेडिंग डालने के बाद आपको इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है कि साझेदारी सल्लेख में व्यवसाय के संचालन से। अब इसके आगे देखिए आप लिखोगे यहाँ इन 4 बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। फर्स्ट, साझेदारी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व में आप लिखोगे कि सल्लेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, जिससे किसी भी विवाद की संभावना कम हो जाती है। और इसके बाद आप लिखोगे लाभ हानि का विभाजन। हेडिंग डालकर इसमें आपको लिखना है कि सल्लेख में यह भी बताया जाता है कि लाभ और हानि को साझेदारों के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको हेडिंग क्या डालनी है कि यहाँ इन 4 बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। हेडिंग डालकर इसमें आपको क्या लिखना है कि सल्लेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। पूंजी पर ब्याज। हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि सल्लेख में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं, और यदि मिलता है तो किस दर से। साझेदार का वेतन, कमीशन। सल्लेख में यह भी तय किया जा सकता है कि साझेदारों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए वेतन या कमीशन दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा तो कितना राशि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती है। आप लिखोगे एक कंपनी की पूंजी में बड़ी संख्या में व्यक्तियों का योगदान होता है, जिन्हें अंशधारकों के रूप में जाना जाता है। ये अंशधारक कंपनी के अंश जारी किए जाते हैं। इस तरह के लेन देन का लेखा जोखा विशेष होता है और इसमें अंश पूंजी खाता शामिल होता है। ठीक है, तो पहले आपको वैसे यहाँ पर इस तरह से लिखना है। इसके आगे आपको क्या लिखना है तो चलिए गाइस उसको भी हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती है। इसके बाद आप लिखोगे कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रीमियम राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में डाला जाता है।
कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते की राशि पर प्राप्त होने वाला लाभ है। ठीक है, तो कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते की राशि पर प्राप्त होने वाला लाभ है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। इसके आगे आप लिखोगे कि कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम सदस्यों को बोनस अंश निर्गत कराना, कंपनी संबंधी प्रारंभिक व्ययों को अभिलिखित कराना, ऋण पत्रों और अंशों पर व्यय या कटौती को अभिलिखित कराना, ऋण पत्रों और पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान प्रीमियम का प्रबंधन कराना। ठीक है, तो पहले आपने जो देखा उस तरह से आंसर लिखोगे, उसके बाद थोड़ा और आपने देखा, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे कि प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट, अपने स्वयं के शेयरों की पुनर्खरीद के लिए, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए, प्रतिभूतियों का डिवेंचर के निर्गम पर व्यय कमीशन छूट को बट्टे खाते में डालने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविवरण के उद्देश्य बताइए। कोई 4 उद्देश्य आपको बताने हैं, तो आप लिखोगे कि प्रविवरण के जरिए कंपनी अपने निवेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी देती है। प्रविवरण के जरिए कंपनी का मकसद है कि निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और भविष्य की उम्मीदों के बारे में बताना। प्रविवरण के जरिए कंपनी जनता से पूंजी जुटाती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि प्रविवरण के जरिए जो कंपनी है वो जनता से पूंजी जुटाती है। तो इसके उद्देश्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर आपने देख लिया है कि प्रविवरण है क्या। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, आप हेडिंग डालोगे प्रविवरण के उद्देश्य। इसमें आप लिखोगे कि निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति, पूंजी की संरचना, भविष्य की उम्मीदों और प्रबंधन के बारे में जानकारी देना, जनता को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देना, इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करना। तो प्रविवरण के यहाँ पर कितने उद्देश्य, आपसे 4 उद्देश्य पूछे गए हैं, तो उन 4 उद्देश्यों को यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा और आपको लिखना है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के मुताबिक प्रविवरण का मतलब है कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें प्रविवरण नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल हो। प्रतिभूतियों के निर्गमन का प्रस्ताव करने वाली कंपनी रेड हेरिंग प्रविवरण की जारी कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि रेड हेरिंग प्रविवरण में प्रतिभूतियों की कीमत या मात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। क्लियर, तो प्रविवरण के उद्देश्य बताइए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रोकड़ के स्रोत एवं प्रयोग की मदों को लिखिए। आप लिखोगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण ऋण भुगतान की समय सारणी एवं स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि रोकड़ प्रत्येक वित्तीय निर्णयों का केंद्र होता है। इसके बाद आप लिखोगे इसका उपयोग उद्यम के भविष्य की विनियोग करने या वित्तीय योजनाओं को बनाने के आधार के रूप में किया जाता है। तो रोकड़ के स्रोत एवं प्रयोग की मदों को लिखिए। तो क्या लिखोगे, रोकड़ प्रवाह विवरण ऋण भुगतान की समय सारणी एवं स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। रोकड़ प्रत्येक वित्तीय निर्णयों का केंद्र होता है और इसका उपयोग उद्यम के भविष्य की, इसके आगे देखिए आप लिखोगे CFS के मुख्य घटक 3 क्षेत्रों से नकदी हैं, परिचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियां और वित्त पोषण गतिविधियां। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि नकदी प्रवाह की गणना करने के 2 तरीके प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि है। तो पहले जो यहाँ पर गाइस आपको आंसर दिया गया था उस तरह से आपको लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि CFS के मुख्य घटक 3 क्षेत्रों से नकदी है, परिचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियां और वित्त पोषण गतिविधियां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंपनी की किन्हीं 4
विशेषताओं या फिर लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इसका आंसर। आप लिखोगे कि कंपनी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनमें एक निकाय, कॉर्पोरेट, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित देयता, सामान्य मुहर और बहुत कुछ शामिल है। आइए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। अलग अलग देशों में कंपनी की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब चलिए गाइस इसके आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो लेखा शास्त्र के पेपर में तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी बुक से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। आप लिखोगे कंपनी एक कानूनी इकाई है जो व्यक्तियों को एक समूह द्वारा लाभ कमाने या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के इरादे से व्यापार या व्यापार में संलग्न होने के लिए बनाई जाती है। कंपनियां अलग अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में मौजूद होती है, जिसका अर्थ है कि वे उन लोगों से अलग होती है जो उनके मालिक हैं या उनका प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। इसके आगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए गाइस उस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखना है, कंपनी कानूनी इकाई है जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लाभ कमाने या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के इरादे से व्यापार या व्यापार संलग्न होने के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साझेदार की मृत्यु की दशा में, चलिए आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय साझेदार की पूंजी खाते में जमा राशि, लाभ में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, आहरण और आहरण पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि और ख्याति में वृद्धि कमी जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो किस किस पर ध्यान रखना चाहिए, आई होप आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार को देय राशि की गणना करते समय साझेदार की पूंजी खाते में जमा राशि, लाभ में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, आहरण और आहरण पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि। चलिए आगे आप लिखोगे साझेदार का पूंजी खाता, हेडिंग डालोगे। इसमें आपको लिखना है कि मृतक साझेदार के पूंजी खाते में जमा राशि को उत्तराधिकारी को देय राशि में शामिल किया जाएगा। साझेदार की मृत्यु तक के लाभ में उसके हिस्से को भी पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा। और फिर आप लिखोगे कि साझेदारी विलेख में निर्धारित दर से पूंजी पर ब्याज को भी पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर इस तरह से लिखना है, साझेदारी का पूंजी खाता हेडिंग डालकर यहाँ पर जो नीचे आपको लाइनें दी गई हैं इस तरह से वहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के आगे आपको यहाँ पर क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे कि आहरण और आहरण पर ब्याज। इसमें आपको लिखना है कि मृतक साझेदार द्वारा किए गए आहरण और, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि। इसमें आप लिखोगे फर्म की संपत्ति और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ हानि को मृतक साझेदार के पूंजी खाते में उसके लाभ हानि अनुपात में जोड़ा घटाया जाएगा। ख्यात में वृद्धि या कमी में आप लिखोगे फर्म के ख्याति के मूल्य में वृद्धि कमी में मृतक साझेदार के हिस्से को भी पूंजी खाते में जोड़ा या घटाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि साझेदारों को लाभ की गारंटी को समझाइए। आप लिखोगे कि साझेदारों को लाभ की गारंटी का मतलब है कि किसी साझेदार को व्यवसाय से कम एक निश्चित राशि का लाभ मिलना सुनिश्चित करना। यह गारंटी साझेदारी समझौते के तहत दी जाती है। क्लियर, तो साझेदार को लाभ की गारंटी को समझाइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका मतलब क्या है वो समझना है कि किसी साझेदार को व्यवसाय से कम एक निश्चित राशि का लाभ मिलना सुनिश्चित। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे यह गारंटी
साझेदार को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता देती है। यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से एक निश्चित राशि का लाभ मिलने की गारंटी देती है। यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय में निरंतर भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से न्यूनतम राशि कमाने की गारंटी देती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको ये पॉइंट वहाँ पर लिख कर आने हैं। थोड़ा और भी देख लीजिए, आप लिखोगे साझेदार को लाभ की गारंटी साझेदारी समझौते के तहत दी जाती है। यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से न्यूनतम राशि कमाने की गारंटी देती है। यह गारंटी साझेदार को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता देती है। इसको यहाँ पर आप देख भी चुके हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। आप लिखोगे रोकड़ प्रवाह विवरण किसी कंपनी की नकदी के आने जाने को दर्शाता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण किसी कंपनी के कोषों में बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी क्या आस्क किया गया है, क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह में क्या अंतर है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि रोकड़ प्रवाह विवरण में आप लिखोगे यह किसी कंपनी के नकदी के आने जाने को रिकॉर्ड करता है। यह परिचालन गतिविधियों से नकदी के बनने को दिखाता है। यह ऋण चुकाने की समय सारणी और स्थायी संपत्तियों को बदलने की योजना बनाने में मदद करता है। यह वित्तीय निर्णय लेने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग क्या डालोगे, रोकड़ प्रवाह विवरण हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से 2-4 लाइनें पहले लिखनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे आप क्या लिखोगे चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब आप हेडिंग डालोगे कोष प्रवाह विवरण। इसमें आप लिखोगे ये किसी कंपनी के कोषों में बदलाव को दर्शाता है। यह किसी कंपनी के कोषों में बदलाव की राशि और इसके कारणों का विश्लेषण करता है। यह किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी को दर्शाता है। यह कंपनी के अंदर और बाहर नकदी के आवागमन को रिकॉर्ड करता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि यह कंपनी की वित्तीय स्थिति का व्यापक दृश्य देता है। कोष प्रवाह विवरण। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी के पूंजी खाते से क्या आशय है। तो साझेदारी के पूंजी खाते से क्या आशय है, आप लिखोगे साझेदारी के पूंजी खाते से आशय है साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार द्वारा निवेशित पूंजी और उसके द्वारा व्यवसाय से संबंधित लाभ हानि आहरण ब्याज आदि से जुड़े सभी लेन देनों को दर्शाने वाला एक खाता। ठीक है, तो साझेदार के पूंजी खाते से क्या आशय है, तो पहले साझेदार के पूंजी खाते से आशय आप हेडिंग डालोगी। उसके बाद आपको ये 4 लाइनें इसमें लिखनी है कि साझेदार के पूंजी खाते से आशय है। इसके बाद आप लिखोगे यह गारंटी साझेदार को वित्तीय सुरक्षा स्थिरता देती है और यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से एक निश्चित राशि का लाभ मिलने की गारंटी देती है। इसके बाद यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हम देख भी चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि साझेदारों के पूंजी खाते से क्या आशय है। कई बार इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख चुके हैं, यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए। और इसके बाद पूंजी खाते का महत्व क्या है, इसमें आप लिखोगे पूंजी खाते साझेदारों के व्यवसाय में निवेश और उनकी हिस्सेदारी को स्पष्ट करते हैं। यह लाभ और हानि के वितरण में भी मदद करता है, क्योंकि लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ हानि अनुपात के अनुसार वितरित किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे पूंजी खाते व्यवसाय की परिसमापन या किसी साझेदार के बाहर निकलने की स्थिति में साझेदारों के बीच बकाया राशि का निर्धारण करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो पूंजी खाते का महत्व यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे और उसमें आपको इस तरह से यहाँ पर लिख कर आना है। पूछा गया कि साझेदारी के पूंजी खाते से क्या आशय है, तो साझेदार की पूंजी खाता से क्या आशय है, इसको पहले यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद पूंजी खाते का महत्व क्या है, इसको देख लिया।
पूंजी खाते के प्रकार को भी यहाँ पर देख लीजिए। आप लिखोगे कि स्थिर पूंजी विधि, इस विधि में साझेदार के पूंजी खाते में केवल पूंजी में परिवर्तन ही दर्ज किए जाते हैं, जबकि अन्य लेन देन जैसे आहरण, ब्याज, लाभ, हानि, अन्य लेन देन एक अलग चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद आप लिखोगे उतार चढ़ाव पूंजी विधि। इस विधि में सभी लेन देन यानी निवेश, आहरण, ब्याज, लाभ, हानि, सभी लेन देन को पूंजी खाते में ही दर्ज किया जाता है। उतार चढ़ाव पूंजी विधि में इस तरह से, और स्थिर पूंजी विधि में एक अलग चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं और इसमें पूंजी खाते में ही दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से पूंजी खाते के प्रकार, पूंजी खाते का महत्व क्या है और साझेदार पूंजी खाते से क्या आशय है, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपने देख लिया। इसके आगे आप लिखोगे साझेदार के पूंजी खाते का रखरखाव। इसमें आपको लिखना है साझेदार के पूंजी खाते को साझेदारी समझौते के अनुसार बनाए रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साझेदारों के पूंजी खाते में सभी लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से दर्ज किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते की शेष राशि को बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे, साझेदार के पूंजी खाते का रखरखाव। साझेदार पूंजी खाते से आशय क्या है, पूंजी खाते का महत्व क्या है, पूंजी खाते के प्रकार क्या है, यहाँ पर आपने देख लिए। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर गाइस देखिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।